पवार के निधन के बाद लोगों को इस वक्त वहां रोते हुए देखा जा रहा है और देखिए कि कार्यकर्ताओं से जितना जुड़ाव होता था आज कार्यकर्ताओं के बीच ही जाने वाले थे। और जो चश्मदीद वहां के वो कह रहे थे कि जब लैंड करने वाला था ऐसा लग रहा था ऊपर से कि क्रैश हो जाएगा। जो आसपास के लोग थे वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि क्रैश हो जाएगा, फिर भी एक संभावना थी कि लैंड किया जा सकता है, लैंड हो सकता है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से हिचकोले खाने लगा था वो आसमान में ही, उसके बाद जो संभावना जताई जा रही थी, जो लोग ऐसे ही बोल रहे थे, वो असल में सच में हो गया और कुछ देर बाद वो प्लेन वाकई में क्रैश हो गया। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। दीपक चौरसिया सर हमारे डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ है, कैप्टन एहसान खालिद साहब हैं और यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दीपक जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ इस बात को लेकर। अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा और जो हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऊपर ही आसमान में ये प्लेन डगमगाने लगा था। एक अटैम्प्ट किया, नहीं हो पाया, दूसरे अटैम्प्ट में यह डगमगाने लगा था और उसके बाद क्रैश हो गया। और यही चिंता इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में कोई टेक्निकल फॉल्ट था जो समय पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और उसके चलते यह हादसा हुआ। अब ये तो इसके बारे में मैं अटकलें नहीं लगाना चाहूंगा कि क्या टेक्निकल फॉल्ट था और क्या नहीं था। लेकिन जितना समझ में आता है, जैसे अभी एहसान खालिद साहब बता रहे थे कि दूसरी बार इसने उतरने की कोशिश की और दूसरी बार उतरने की जब कोशिश की तब ये विमान क्रैश लैंड किया है। आपने जैसे प्रत्यक्षदर्शियों की बात बताई कि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे कि विमान जो है ऊपर हवा के अंदर ही हिचकोले खा रहा था। तो अब सबसे पहले जब प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन उड़ने के अंदर एयरवर्दीनेस जो है वो उसकी जांची जाती है कि ये कितना एयरवर्दी है, ये उड़ान भरने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, लैंडिंग की क्षमता रखता है नहीं रखता है, और तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस किए जाते हैं। ये आपको यूके देवनाथ जी भी बताएंगे, खालिद साहब भी आपको ये तमाम बातें बता रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो पायलट इस विमान के अंदर था, जो बहुत ही अनुभवी पायलट था, और ऐसे जितने भी वीवीआईपी चलते हैं उनको उड़ाने के लिए बेहद ही अनुभवी पायलट होते हैं। भले से छोटे प्लेन हो, लेकिन कई हजार घंटे का ऐसे लोगों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो वीवीआईपी को उड़ाते हैं। तो ऐसे में ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि प्लेन के अंदर क्या खराबी या किस तरह की खराबी हो सकती है। वैसे भी मैं प्लेन का कोई एक्सपर्ट इंसान नहीं हूं, लेकिन ये बात तय है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई होगी। और जो लोग कहते हैं कि ऐसे एयर क्रैशेस तभी होते हैं जब मौसम खराब हो जाए या किसी तरह का कोई बिल्कुल सही। और यही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप जो बता रहे हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट जो हैं उनके पास भी चल लेते हैं। सर, यूके देवनाथ साहब हमारे साथ हैं और कैप्टन एहसान खालिद साहब हैं। देवनाथ साहब, आप भी ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं और इन परिस्थितियों को आप समझते हैं कि जब टर्बुलेंस होता है या कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो उस वक्त हालात क्या होते हैं। क्या इस वक्त आप इसको कहा जाए कि समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऊपर ही हिचकोले खाने लगा था और लग रहा था कि ये वाकई में ये लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और देखिए उसके बाद क्रैश हो गया। जी हाँ, डीजीसीए ने जो प्रीलिम एक स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा था कि विजिबिलिटी, दृश्यता उस वक्त थोड़ी मार्जिनल थी। यानी पुअर भी नहीं थी, एकदम क्लियर भी नहीं था, बीचों बीच की दृश्यता थी। एविएशन लैंग्वेज में क्या होता है कि हर पायलट को सर्टिफाई किया जाता है कि वो जब दृश्यता मार्जिनल हो या कम हो तो कैसे वो लैंड कर सकता है। जैसे एयरफोर्स में हमारा बड़ा क्लियर सिस्टम होता है कि खराब वेदर में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशन में फ्लाइंग करने के लिए पायलट्स की रेटिंग की जाती है, मास्टर ग्रीन वाइट रेटिंग। सिविल एविएशन में भी क्योंकि वीआईपी ऑन बोर्ड था, ये जो पायलट थे वो बहुत ही हाईली कैपेबल थे, और उनको क्लियर किया जाता है कि अगर विजिबिलिटी पुअर है तो वो किस तरह से लैंड करें। अब बारामती एयरफील्ड में कोई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। अगर दृश्यता मार्जिनल है तो पायलट को वीएफआर यानी अपनी विजुअल फ्लाइट कंडीशंस में अपनी आंखों का इस्तेमाल करके लैंड करना है। तो अगर वो लैंडिंग के लिए आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि जब वो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर थे तो उनको लगा होगा कि सेकेंड अटेम्प्ट था उनका लैंडिंग का। तो जब वो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर थे तो उनको लगा होगा कि शायद वो लैंड कर पाएंगे, लेकिन जमीन के पास आते ही वो एक छोटे से क्लाउड पैच में, फॉग में घुस गए।
एक फिनोमेना पहाड़ों में कई बार होती है, हम इसको खासतौर से सर्दियों में, जिसे हम इन्वर्जन लेयर कहते हैं। इसमें होता है क्या कि जमीन से 100 फीट ऊंचाई तक तो लगता है कि क्लियर है, फिर 100 फीट से लेकर 200 फीट की ऊंचाई तक एक फॉग या धुएं का लेयर होता है, और फिर 300 फीट 400 फीट की ऊंचाई से एकदम क्लियर होता है। तो पायलट जब दूर होता है, यानी पायलट जब दूर होता है तो जाहिर बात है उसकी ऊंचाई भी 500 फीट 400 फीट 300 फीट है, उसे लगता है कि रनवे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है महज 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर टच डाउन जोन से, तो वो इस फॉग में घुस जाता है। सभी पायलट को ट्रेन किया जाता है कि स्टैंडर्ड एक्शन है, अगर ऐसा हो तो थ्रॉटल को, 2 इंजन लगे हुए हैं, थ्रॉटल को पूरा खोलो, आरपीएम को 100% करो, यानी पूरा फुल पावर लगाओ, और जहाज की नाक को आस्ते से ऊपर की तरफ ले जाकर नोज को दोबारा से गो राउंड प्रोसीजर इनिशिएट करो। अब ये उसका सेकेंड अटेम्प्ट था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहां पर कि वह जब पुअर विजिबिलिटी है तो वो पायलट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो और वहां पर लैंडिंग की कोशिश ना करें, डाइवर्जन में चले जाएं। हर एयरफील्ड के 100 किलोमीटर इधर 200 किलोमीटर इधर, इस केस में तो ऑल्टरनेट डाइवर्जनरी एयरफील्ड बॉम्बे पास में ही था। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी एक उत्तरदायी होता है एडवाइजरी पायलट को देना कि आप डाइवर्टेड हो जाइए। जी बिल्कुल, और ये संभावनाएं थी, लेकिन अब यह हादसा तो हो चुका है। एहसान साहब, ज़रा अब तो कहा जाए क्योंकि दिनाथ साहब ने बहुत तमाम चीज़ों को इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ना कि कई ऐसे विमान हादसे हो चुके हैं और उनको लेकर हम कहते हैं कि अब इससे सीख ली जाएगी, ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। लेकिन ये जितने छोटे छोटे रनवेज हैं जहां पर सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? वहां कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए और ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो? देखिए, ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन का माहौल होता है, उसमें बहुत चीजों को जो व्यवस्था होती है वही उसको नजरअंदाज कर देती है। और ये कि थोड़ी विजिबिलिटी खराब है या बहुत विजिबिलिटी खराब है, उसको कितना रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी एक अनुमान करने की चीज है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में तो यंत्र लगे होते हैं जिससे कि विजिबिलिटी एग्जैक्ट पता होती है, इतने मीटर इतने किलोमीटर की विजिबिलिटी है, यंत्र लिख करके देता है। लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स में विजिबिलिटी जो है वो आंखों से नापी जाती है कि ठीक है, इतना नजर आ रहा है तो 4 किलोमीटर होगा, इतना होगा तो 5 किलोमीटर होगा। तो सबसे पहले तो सरकार को जरूरत यह है कि इन छोटे एयरपोर्ट्स में जहाँ के अक्सर फ्लाइट्स जाती है, वहाँ पे विजिबिलिटी के नापने की जो मशीन है वो सारी लगाई जाए, और वो भी इस तरह के हाई वीआईपी फ्लाइट्स से पहले सर्विसेबल हो, इसकी भी जांच की जाए। दूसरी चीज के जब ये खराब वेदर में ये जहाज अप्रोच कर रहा था और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जहाज बहुत स्थिर नहीं है हवा में, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी टेक्निकल कमी से वो जूझ रहा था उस वक्त, और उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हुआ पायलट। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें टेक्निकल खराबी थी या नहीं थी, और अगर थी तो किस तरह की थी, या पायलट के जजमेंट की चूक हुई। नहीं, पायलट तो काफी अनुभवी, आप शायद उनके साथ काम भी किए थे, आप बता रहे थे आप लोग साथी रह चुके थे। इतने अनुभव के बाद अगर हवा में टर्बुलेंस होता दिखाई दे रहा है तो प्राइमरी लेवल पर क्या समझ में आता है? कुछ वाकई में अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, मतलब कि कहना बहुत मुश्किल है कि उस वक्त हवा में और कॉकपिट के अंदर क्या स्थिति रही होगी। अनुभवी तो थे वो, और अच्छे पायलट थे। हमारे सहारा श्री के लिए जो बीबीजे है उसके लिए भी वो पायलट थे। तो हमारे सहारा एयरलाइंस में जो सहारा श्री के लिए पायलट्स चुन के जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी उसी लेवल की होती है। तो लेकिन क्या है कि जहाज को उड़ाना और जहाज में कभी कभी क्या कमी आती है और उसको उस वक्त कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये भी नहीं मालूम है कि वो फ्लाइट जो है वो फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रही थी या सुमित कपूर उड़ा रहे थे। कहना मुश्किल है। बहरहाल
अब जब सीबीआर और एफडीआर आएगा, क्योंकि सेकंड अप्रोच था, तो मुझे लगता है कि पहले अप्रोच में गो राउंड हुआ होगा तो वो विजिबिलिटी का ही प्रॉब्लम रहा होगा, या नहीं तो फिर वो टेक्निकल फॉल्ट का कोई आर्टिकल जो होता है वो दे दिया गया है। वो हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं है कि पायलट ने सेकंड अप्रोच से पहले किसी तरह का इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। तो ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। मुश्किल है मेरे लिए, मुश्किल है कहना ये इस बात को लेकर, लेकिन चूंकि वो मैदानी इलाका है, आप देखिए समझ में आता है। देवनाथ साहब, ये तो खेतों, पहाड़ों, छोटी छोटी पहाड़ियां भी इस इलाके में हल्की फुल्की हैं, और ये मुंबई से बहुत दूरी भी नहीं थी, 250 किलोमीटर के आसपास का दायरा था। लेकिन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में वेदर खराब है, ये कहा जाए कि इस समय वाकई में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जितने उड़ाने हैं या जो इस तरीके से छोटे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या फिर स्ट्रिप की तरफ जा रहे हैं। कवच जो है, जो कि जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को कहते हैं, वो सुरक्षा कवच है एक क्योंकि देवनाथ साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। ये कह रहा हूं, इस वक्त देखिए महाराष्ट्र में भी अब लोकल बॉडी इलेक्शन तो अभी खत्म हुए, लेकिन जो पंचायत चुनाव है वो हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे नेताओं का इस तरीके से दौरा होने वाला है। वेदर खराब है, ऐसे कंडीशन में अब क्या सावधानियों के तौर पर आगे कदम उठाया जाना चाहिए? एक तो बड़ा लॉस हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी खराब मौसम की शुरुआत होती है तो एक नोटाइम इशू हो जाता है। जितने एयरपोर्ट हैं सब जगह पर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, रेडार कंट्रोलर को, और जितने पायलट्स हैं, कि अब मौसम खराब होने का एक समय आ गया है, तो फलाना 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 प्रिकॉशंस जो हैं वो मैंडेटरी हैं। जैसे अगर आज अगर मौसम खराब था तो टेक ऑफ के पहले ही पायलट जो है वो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है जहां उसको लैंड करना है वहां के बारे में जानकारी उसको मिल जानी चाहिए, कि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है वहां पर दृश्यता कितनी है, बारिश कितनी है, क्या लो लेवल क्लाउड है। उसके बाद ही पायलट टेक ऑफ करता है क्लियरेंस के बाद। दूसरी बात है, वीआईपी ऑन बोर्ड था। सारे एक्सपीरियंस्ड पायलट जब टेक ऑफ कर जाते हैं और समझिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट तक क्रूज लेवल पर जाना है, तो 10,000 फीट पर जब वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, दोबारा से एयरपोर्ट से चेक करते हैं जो डेस्टिनेशन एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कि अभी मौसम कैसा है। वो लगातार अपने को अपडेटेड रखते हैं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वह भी जो विजिबिलिटी है उसको पायलट को बताता रहता है कि अभी विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है, अभी 3 किलोमीटर है। अब नियम यह है कि विजुअल फ्लाइट कंडीशंस में जब पायलट लैंड करता है तो सभी एयरफील्ड्स के लिए और पायलट के लिए एक पहले से ही पता होता है कि इस पायलट की इंस्ट्रूमेंट रीडिंग कैटेगरी अगर ऐसी है और वहां पर ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है, तो ठीक है 4 किलोमीटर दृश्यता लैंड कर जाओ, परमिशन दे दो। 3 किलोमीटर दृश्यता लैंड कर जाओ, परमिशन दे दो। 2.5 किलोमीटर में भी चलो लैंड कर जाओ, परमिशन दे दो। लेकिन अगर विजिबिलिटी बहुत ही मार्जिनल है, 2 किलोमीटर है या 1.5 किलोमीटर है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेवारी है कि लैंडिंग से पहले पायलट को आगाह कर दे और पायलट को एडवाइजरी दे दे कि वह डाइवर्ट कर जाए। देखिए दृश्यता के बारे में एक शब्द कहूंगा। आजकल तो सभी जगह यंत्र लग गए हैं जो विजिबिलिटी बताते हैं, लेकिन उन यंत्रों में भी एक छोटी सी दिक्कत कभी कभी आ जाती है कि वो दृश्यता दिखाते हैं रनवे के साथ। लेकिन जब एक शब्द होता है कि रनवे के साथ दृश्यता हो सकता है, वो दिखा रहा है 3 किलोमीटर, लेकिन जो स्लांट विजिबिलिटी है, जब पायलट लैंड करने आ रहा है तो वो तो थोड़ा एंगल पे आ रहा है ना। नॉर्मल ग्लाइड पाथ जो है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री या 2.5 डिग्री का ग्लाइड पाथ है। स्लांट थोड़ा ढलान वाला विजिबिलिटी है, उसको जमीन पे फिक्स किया हुआ इंस्ट्रूमेंट ठीक से रीड नहीं कर पाता है। तो पायलट की जिम्मेवारी है कि जब वो लैंड करने आता है
तो अगर दृश्यता के बारे में उसको थोड़ा भी डाउट है तो डाइवर्ट कर जाए। जी, अब देखिए, इस बात को लेकर चर्चाएं तो हो रही हैं कि अब चूंकि ब्लैक बॉक्स और जैसा आप लोग बता रहे हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं कि इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, ये संभावनाएं थी। लेकिन एक बार फिर से अब राजनीतिक पहलुओं की तरफ रुख करते हैं। देखिए, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इस पर रिएक्शन आ चुके हैं, सभी दुख प्रकट कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आ रही हैं, वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। जिसको जानकारी मिल रही है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। और दीपक जी, एकनाथ शिंदे भी बड़े करीबी रहे, वो तो कह रहे हैं कि आज का दिन समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे काला दिन के तौर पर है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान पिछले 1-2 दशक में महाराष्ट्र की राजनीति ने कभी देखा नहीं। बिल्कुल निसंदेह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काला दिन है और एक यूनिक पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जब से 1999 के अंदर जो सरकार बनी, जिसमें शिवसेना, माफ कीजिएगा, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके अजीत पवार मंत्री थे, उसके बाद से लगातार आप देख लीजिए तो लगातार अजीत पवार मंत्री रहे। सिर्फ 5 साल का एक वक्फा छोड़ दिया जाए, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उसके टाइम को छोड़ दिया जाए तो उस टाइम को के अलावा अजीत पवार हमेशा मंत्री या उप मुख्यमंत्री बने रहे और एक कंटिन्यूटी के तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर काम किया। जो सब लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता थी, तो कैसे लोगों को महाराष्ट्र के विकास के साथ जोड़ा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक ऐसे कामों के लिए प्रेरित किया जाए जो आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए भी एक एग्जाम्पल बने, उसमें अजीत पवार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अजीत पवार इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि वो जिस स्कीम को बनाते थे उनको जो है उनको अंत तक कंप्लीट किए, जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया जाता था अजीत पवार लगातार उसके पीछे लगे रहते थे, उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करते थे और वो एक बेहद बेहतर टास्क मास्टर थे। बेहतर टास्क मास्टर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अजीत पवार जिस काम को हाथ में लेते थे उस काम को अंत तक कंप्लीट करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है और इतने सालों में, जितना भी लंबा उनका लगभग 4 दशक का राजनीतिक कैरियर है, इस 4 दशक के राजनीतिक कैरियर में किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ उनका किसी भी तरह का विवाद कभी चर्चा में नहीं आया। अजीत पवार कभी भी गलत कारणों के लिए राजनीति में चर्चा में आए हों ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने अपने पाले बदले, अपने चाचा को छोड़कर वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के अंदर शामिल हो गए, ये बात एक दीगर हो सकती है। लेकिन गलत कारणों के चलते, पॉलिटिकल अलायंस एक अलग मुद्दा है, लेकिन गलत कारणों के चलते, कंट्रोवर्सी के चलते, विवादों के चलते या किसी तरह के आरोपों के चलते अजीत पवार कभी चर्चा में नहीं रहे, किसी विवादों के चलते अजीत पवार कभी चर्चा में नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में उनकी एक उनके काम करने का एक अलग और अनोखा तरीका था जो उनको औरों से अलग बनाता था। इसीलिए अजीत पवार एक बहुत बेहतर हार्ड टास्क मास्टर थे और उनकी यही खूबी उनको बाकी लोगों से अलग बनाती थी, बाकी लोगों से इतर बनाती थी। संजय, बिल्कुल, तभी तो मुख्यमंत्री कह रहे कि हमको लग रहा था कि आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका वो प्ले करने वाले हैं। अभी तो वो ऐसा नेतृत्व तैयार हो रहा था जो आने वाले वक्त में हो सकता है कि साथ में बहुत दूर तक ये सफर होता, क्योंकि देखिए कि 10-15 सालों का ही अंतर इन समकक्ष नेताओं में जो तीनों लीडरशिप इस वक्त महाराष्ट्र में सामने थी। लेकिन इसी बीच एक और ये खबर है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने देखिए, उन्होंने कंडोलेंस जाहिर किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इंसिडेंट नीड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी? दीपक जी ने ये बात कही है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, तो जब सबसे बेहतर बात है वो किसी चीज पर भी शक खड़ा कर दो। अब बेहतर इन्वेस्टिगेशन वो किस तरीके से बोल रही हैं, क्योंकि एक विमान हादसा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, डीजीसीए बकायदा इसकी जांच कराएगा, डीजीसीए इस पर कमेटी की घोषणा भी कर सकता है और क्योंकि एक वीवीआईपी के साथ हादसा हुआ है तो इसकी जांच जरूर होगी। अच्छा सर, मैं एक बार आता हूं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद में आता हूं इस पर। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but they were very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party
they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. दीपक जी तो बड़ा सवाल उठा रही है, कह रही नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं है, देश में कोई सुरक्षित नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने जो बात बोली वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते थे। उनका ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते थे और वो इसीलिए इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रही हैं। तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है। ममता बनर्जी इस तरह की बातों के अंदर पॉलिटिकली तौर पर बहुत एक्सपर्ट है। उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आने में वो इस तरह की अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है उसका भी राजनीतिकरण करने से नहीं हिचक रही। तो नेता राजनीति में चुनाव के वक्त कितनी दूर चले जाते हैं, इस बात की संभावना, इस बात का प्रमाण जो है ममता बनर्जी ने दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इस पूरे मामले की जांच करे। ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है इसकी जांच होगी। डीजीसीए इसकी जांच करेगा, डीजीसीए इस पर कमेटी बना सकता है, सरकार भी कमेटी बनाकर इस पर जांच कर सकती है। तो जांच तो होगी ही, लेकिन ममता बनर्जी ने एक शगुफा छोड़ने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की है और कहते हैं ना, व्हेन यू कांट कन्विंस समबडी प्लीज कंफ्यूज देम। तो उन्होंने कंफ्यूज करने की यहां पर कोशिश की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ममता की तरफ से जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता कह रही है कि भाई कोई सुरक्षित नहीं है। चूंकि बीजेपी से जिस तरीके से उनकी राजनीतिक अदावत है उसके आधार पर यह बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई वो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे, इस वजह से भी ये संदेह पैदा होता है। लेकिन खैर, ये राजनीतिक तौर पर बयान अभी बहुत सारे आने वाले हैं। दिग्गज नेताओं की तरफ से भी जो रिएक्शन है वो अजीत पवार के स्वभाव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके राजनीतिक समझ को लेकर, और सबसे बड़ी चीज कि कार्यकर्ताओं को कमाना पड़ता है। बहुत बिरले ऐसे नेता होते हैं दीपक जी जो कार्यकर्ताओं के मन में ऐसा व्यवहार, ऐसा भाव पैदा कर लेते हैं कि कार्यकर्ता उनके लिए एक पैर पर खड़े होने के हर मुश्किल वक्त में तैयार रहते हैं। अजीत पवार में वो काबिलियत थी, वो सक्षमता थी, वो नेता दिखाई देते थे उस तरीके के जो घर में रहना पसंद नहीं बल्कि नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पसंद करते थे। बिल्कुल, अजीत पवार वैसे ही नेता थे। और आप देखिए आज की तारीख में आप अजीत पवार के घर की तस्वीरें देख लीजिए, अस्पताल की तस्वीरें देख लीजिए, लोगों की तस्वीरें देख लीजिए। जो भी अजीत पवार को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, या कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ उनको नाम से जानते हैं, वो भी अजीत पवार के इस दुखद निधन पर, इस दुखद एक्सीडेंट पर रो रहे हैं। आपको अस्पताल के अंदर, उनके घर के अंदर रोते हुए कई लोग मिल जाएंगे, जो ये बताता है कि कार्यकर्ताओं को अजीत पवार से कितना प्यार था, जो ये जताता है कि कार्यकर्ताओं के कितने प्रिय अजीत पवार थे। जैसा मैंने ये बात पहले भी कही है कि अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो है डार्लिंग थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अजीत पवार जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की हर दिक्कतों का चुटकियों में समाधान किया करते थे, और अगर समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो वो साफ साफ बता दिया करते थे कि आपका ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए अजीत पवार जो है वो अपने काम के माहिर थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर थे, वो अपने एग्जीक्यूशन के माहिर थे। इसीलिए अजीत पवार के लिए आज तमाम कार्यकर्ता, आज उनसे जुड़े हुए तमाम लोग न केवल रो रहे हैं बल्कि वो इस बात पर भरोसा भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं कि ऐसा हादसा हो चुका है और अब अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं है। संजय, अच्छा, मुख्यमंत्री अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि कोई राजनीतिक वैक्यूम अब क्रिएट हो गया है अजीत पवार को लेकर? क्योंकि ये तीनों नेता साथ में मिलकर कई सालों से सरकार भी चला रहे थे और बड़ा आपसी समन्वय था। कई दफा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से खुलकर बातें ऐसे करते थे जो कहा जाए कि बड़ा सहज लहजा हुआ करता था। तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी और अलायंस के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। जी, नुकसान तो है, क्योंकि आप एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर को खो देते हैं, आप एक ऐसे मंत्री को अच्छा, खो वो देते वित्त हैं, मंत्री भी थे, अभी बजट पेश होने वाला था उन्हीं की अगुवाई में। जी बिल्कुल, बजट पेश होने वाला था और उन्हीं की अगुवाई में फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कामकाज वो संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये दिखाता है कि वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे।
वो जो काम हाथ में लेते थे उसको कंप्लीट किए बिना दम नहीं लेते थे। और चूंकि इस तरह का मंत्री जब मंत्रिमंडल से अलग होता है, इस तरह का मंत्री जब मंत्रिमंडल में नहीं होता है, तो वो काम का बर्डन बाकी लोगों पर आता है, वो काम का बर्डन मुख्यमंत्री पर आता है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि उनका विभाग किसको दिया जाता है, ये तो दीगर बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ये तनाव वाला विषय होगा कि बजट से ठीक पहले जो है वो अजीत पवार का चले जाना और उसके बाद बजट पेश करने का संकट होना। आप देखिए वो किस तरह के व्यक्ति थे कि अपना काम जो है वो प्लेन के अंदर साथ लेकर चलते थे। आज जब वो चल रहे थे तब उनके पर्सनल असिस्टेंट साथ थे, और अगर आप एयर स्ट्रिप पर देखेंगे तो चारों तरफ कागज और फाइल बिखरी हुई दिखाई दे रही है। तो ये साबित करती है कि अजीत पवार किस तरीके से अपने काम को शिद्दत से महत्व देते थे, अपने फाइलों को वो खाली नहीं छोड़ते थे, अपने फाइलों को वो बिना निपटाए नहीं छोड़ते थे। इसीलिए आज एयर स्ट्रिप पर कागज ही कागज बिखरे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जाने की कमी तो जरूर महसूस की जाएगी, लेकिन जिंदगी का एक सत्य है संजय कि कोई जगह खाली होती है तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई होता है। लेकिन आज के दिन में मैं ये कह सकता हूं कि अजीत पवार की इस कमी को न केवल महसूस किया जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल सही सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। लोकसभा में इस वक्त अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बोगाई गांव में हुआ। श्री सुरेश कलमाड़ी महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री सुरेश कलमाड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे, कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वो 4 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुरेश कलमाड़ी का निधन 6 जनवरी 2026 को 81 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के पूना में हुआ। श्री कबिंद्र पुरकायस्थ असम के सिलचर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पुरकायस्थ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री रहे, कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री कबिंद्र पुरकायस्थ का निधन 7 जनवरी 2026 को 94 वर्ष की आयु में असम के सिलचर में हुआ। माननीय सदस्य, मुझे सभा को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में भी सूचित करना है। बेगम खालिदा तो जो लोकसभा के, राज्यसभा के या सदन के किसी भी तरीके से सदस्य थे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जो अब नहीं है, जिनका निधन हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।